नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के अभ्यास हेतु राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अगला भाग प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आगामी होने वाली परीक्षा में आपके लिए अभ्यास हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सही हैं? तो आपको बताना है निर्वाचन आयुक्त के बारे में कौन से कथन सही हैं। कथन ए दिया है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बी है, उन्हें उन्हीं आधारों पर अपने पद से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। सी है, मुख्य चुनाव आयुक्त की संस्तुतियों के आधार पर ही उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तथा डी है, उनके पद का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले आए। तो विकल्प आपको दिए हैं, सही उत्तर का चयन करना है। विकल्प ए में है ए और बी में है बी और डी, सी में है ए और सी तथा डी में है ए, सी और डी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है ए, सी और डी, यानी कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त की संस्तुतियों के आधार पर ही उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, यह भी सही है। और तीसरा दिया है, उनके पद का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले आए वो होता है, तो ये भी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, उन्हें उन्हीं आधारों पर अपने पद से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, तो ये कथन इसमें गलत है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की निम्नलिखित 4 रिपोर्टों को उनके अपेक्षित क्रम में व्यवस्थित करिए। तो द्वितीय प्रशासनिक आयोग की रिपोर्ट दी है, ए सूचना का अधिकार, बी मानव पूंजी से मुक्त करना, सी संकट प्रबंधन, डी शासन में नैतिकता। दोस्तों इसका सही उत्तर आपको विकल्पों में से चुनना है। विकल्प दिए हैं ए, बी, सी और डी, बी में है डी, सी फिर बी फिर और ए, सी में है ए फिर डी फिर बी फिर सी तथा डी में है सी, ए, डी और बी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के तहत ए आएगा, यानी सूचना का अधिकार पहले, फिर बी है मानव पूंजी को मुक्त करना, सी है संकट प्रबंधन तथा डी है शासन में नैतिकता। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन अगस्त 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में हुआ था। 2006 से 2009 तक 15 भागों में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उस रिपोर्ट के आधार पर ही अगर बात करें तो इनका व्यवस्थित क्रम था सूचना का अधिकार, मानव पूंजी को मुक्त करना, संकट प्रबंधन और शासन में नैतिकता। आप सभी जानते हैं कि पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में आया था। अगला प्रश्न है, रिक्स का फ्यूज्ड मॉडल आधारित है। तो रिक्स का फ्यूज मॉडल किस पर आधारित है बताना है। ए कृषि पर निर्भरता, बी समाज में मूल्य प्राप्त करना, सी राजशाही परिवार का आधिपत्य और डी वस्तु के विनिमय पर आधारित आर्थिक व्यवस्था। आपको ऑप्शन दिए हैं ए, सी, डी, बी में है ए और बी, सी में है बी, सी और डी तथा डी में है ए, बी और सी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के तहत आएगा ए, सी और डी। ए यानी कृषि पर निर्भरता, सी यानी राजशाही परिवार का आधिपत्य और डी यानी आएगा वस्तु विनिमय पर आधारित आर्थिक व्यवस्था। एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने अपने संलेख प्रिज्मी विवर्तन मॉडल को अपनी पुस्तक इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने समाजों का वर्गीकरण किया है। विवर्तित समाज के लक्षण में पारंपरिक कृषि आधारित, शाही परिवार का आधिपत्य, वस्तुओं के विनिमय पर आधारित आर्थिक व्यवस्था इत्यादि को उन्होंने शामिल किया है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, वंदना शिवा निम्नलिखित में से किस रूप में जानी जाती है। तो राइटर क्षमा चाहेंगे, विद्वान का नाम है वंदना शिवा, किस रूप से जानी जाती है आपको बताना है। ऑप्शन ए उत्तर आधुनिकतावादी, बी मार्क्सवादी, सी पर्यावरण हितैषी नारीवादी या इको फेमिनिस्ट और डी है रूढ़िवादी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण हितैषी नारीवादी यानी इको फेमिनिस्ट के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दलों का नहीं है। तो राजनीतिक दल कौन से कार्य नहीं करते हैं, तो ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए समाजीकरण एवं भर्ती, बी है हितों की अभिव्यक्ति, सी है हितों का समूहन तथा डी है नियम अधिनिर्णय। दोस्तों इसका सही उत्तर आप सभी जानते हैं कि सामाजिकरण हितों की अभिव्यक्ति, हितों का समूहन इत्यादि करते हैं, लेकिन नियम का अधिनिर्णय नहीं करते, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से 2 सही है। मतलब ये 4 आपको कथन दिए, चारों में से कौन से 2 सही हैं खोजना है।
काम्टे के अनुसार प्रेक्षण, प्रयोग व तुलना मुख्य विधियां हैं। ब्लंडसी के अनुसार दार्शनिक व ऐतिहासिक विधियां सही विधियां होती है। सी में दिया है समकालीन समय में बहुत कम विचारक व्यवहारवादी व आगमनात्मक यानी इंडक्टिव विधियों का उपयोग करते हैं। और ऑप्शन डी है जॉन रॉल्स से निगमनात्मक व मताग्रही विधियों का उपयोग किया था। तो जॉन रॉल्स ने निगमनात्मक व मताग्रही विधियों का उपयोग किया था। इनमें से कौन से दो सही विकल्प है आपको खोजना है। आपको विकल्प दिए हैं ए में ए और बी में ए और सी में बी और डी तथा डी में बी और सी आ रहा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के तहत आएगा ए और बी ऑप्शन सही है। यानी अगस्त काम्टे के अनुसार प्रेक्षण, प्रयोग व तुलना मुख्य विधियां हैं। और बी में ब्लंटली के अनुसार दार्शनिक व ऐतिहासिक विधियां सही विधियां होती हैं। बाकी के अन्य दो विकल्प बिल्कुल गलत हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आगमनात्मक विधि को अंगीकार किए जाने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से दो विकल्प सही हैं। आपको विकल्प बताना है। ए में प्लेटो, बी में मैकियावेली, सी है थॉमस एक्विनस और डी है थॉमस हॉब्स। तो आपको बताना है आगमनात्मक विधि को अंगीकार किए जाने के संबंध में इनमें से कौन से दो विकल्प सही हैं। इनमें से किस विद्वान ने इस विधि को अंगीकार किया था। ऑप्शन ए और बी में ए और सी में बी और डी तथा डी में ए और डी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आएगा बी और डी। यानी आगमनात्मक विधि को अरस्तु, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स इत्यादि विचारकों ने अपनाया था। और यहाँ पे बी और डी विकल्प दिखाई दे रहा है, यानी मैकियावेली और थॉमस हॉब्स। तो ये आगमनात्मक विधि को अंगीकार करने वाले विचारक हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगितावाद की निंदा की थी। ए प्लेटो, बी हायेक, सी रॉल्स तथा डी मिल्टन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आएगा रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगितावाद की निंदा की थी। रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस सिद्धांत में व्याख्या की है, जिसमें उन्होंने बेंथम के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख सिद्धांत की आलोचना किया है और कहा है अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख में किसी के अधिकारों के उल्लंघन को स्वीकार किया गया है। अर्थात यदि एक व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन से अधिकतम व्यक्तियों को सुख मिलता है तो वह उचित है, जबकि रॉल्स ने वंचित व्यक्तियों को अधिकतम सुविधाएं देने की बात कही है। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत सरकार ने किस वर्ष में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। आपको ऑप्शंस दिए हैं ए 1984, बी 1985, सी 1986, डी 1987। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1984। भारत सरकार ने वर्ष 1984 में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और 1984 में निर्णय लिया। 85 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। तब से लेकर अभी तक लगातार हो रहा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से दो सही हैं। आपको ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन में दिया है ए प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया है, बी इसका आदर्श राज्य केवल एक विचार था ना कि वास्तविकता, सी वह नारीवादी नहीं था, डी उसने वर्ग राज्य की बात कही है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से दो सही हैं। ये समस्त बातें प्लेटो के विषय में है। दो सही बातें आपको खोजना है। ए में दिया है ए और बी में दिया है ए और सी में दिया है ए व डी तथा डी में दिया है बी व सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में आएगा ए व बी। दो वाक्य जो हैं वो सही हैं। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में अपने आदर्श राज्य को और लॉज में वास्तविक राज्य को प्रस्तुत किया है। लॉज कानून का सर्वोच्च स्थान देता है, वहीं रिपब्लिक में दार्शनिक शासक को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, किस वर्ष में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग के नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था। तो वर्ष बताना है। ए 1919, बी 1924, सी 1935, डी 1937। दोस्तों इसका सही उत्तर आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए आएगा 1919। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा नाइटहुड की उपाधि को 1919 में ही त्याग दिया था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के क्रम में लगाएं। तो प्रकाशन वर्ष के क्रम में लगाना है। पुस्तकों के नाम है ए मॉडर्न डेमोक्रेसीज, बी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, सी पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट, डी द अमेरिकन कॉमनवेल्थ। निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करना है। सबसे पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ऑप्शन बी में है डी, फिर सी, फिर ए और फिर बी। ऑप्शन सी है डी, फिर ए, फिर बी और फिर सी, तथा ऑप्शन डी है ए, फिर सी, फिर डी और फिर बी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी में आएगा सर्वप्रथम डी, यानी कि द अमेरिकन कॉमनवेल्थ। ये 1888 में जेम्स ब्राइस के द्वारा लिखी थी। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी आएगा पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट। इस किताब को 1931 में लॉरेंस लावेल के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद में आएगा ऑप्शन नंबर ए मॉडर्न डेमोक्रेसीज। मॉडर्न डेमोक्रेसीज को 1921 में जेम्स ब्राइस नामक विद्वान ने लिखा था। और अंत में आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसीज। इस किताब को लिखा गया था 2015 में फेडरिक एंड कॉल जे एंड फ्रेडरिक के द्वारा इसे लिखा गया था। तो ये इनके क्रम है ऑप्शन नंबर बी में डी, सी, ए और बी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसके द्वारा लिखी गई है। आपको बुक का नाम दिया है, किसने लिखा है बताना है। ए लुसियन पाई, बी जी ए आलमंड, सी जी एस सेबाइन, डी मॉरिस डुवर्जर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लुसियन पाई। लुसियन पाई ने एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट लिखा है। इसमें उन्होंने समता, क्षमता, विभेदीकरण, विभिन्नीकरण इत्यादि बातें बताई हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, किसने कहा किसी भी राज्य को उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है। ये कथन किसका बताना है। ऑप्शन ए लॉस्की, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी डी हीगल और ऑप्शन डी में है बार्कर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लास्की। लास्की ने कहा किसी भी राज्य को उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, पुस्तक एस्केप फ्रॉम फ्रीडम के लेखक कौन है। आपको ऑप्शंस दिए हैं विद्वानों के नाम के साथ में। ए हर्बर्ट मार्क्यूस, बी एरिक फ्रॉम, सी जुर्गन हेबरमास, डी थॉमस फ्रीडमैन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आएगा एरिक फ्रॉम। पुस्तक एस्केप फ्रॉम फ्रीडम के लेखक हैं एरिक फ्रॉम, जो 1961 में आई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से किसका उल्लेख रूजवेल्ट ने नहीं किया है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए वाक की स्वतंत्रता, बी उपासना की स्वतंत्रता, सी भय से स्वतंत्रता और डी शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता। तो आपको बताना है इन चारों स्वतंत्रताओं में से कौन सी स्वतंत्रता के विषय में डी रूजवेल्ट ने बात नहीं की है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने बोलने की स्वतंत्रता यानी वाक स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता यानी किसी भी धर्म में पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता के विषय में बात की है, परंतु शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता की बात को वे स्वीकार नहीं करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, लोक नीति की सार्थकता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। आपको ऑप्शन दिए हैं, आपको कथन दिए, क्षमा चाहेंगे, कथन पहले देख लें। ए लोक नीति सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है, बी लोक नीति राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बनाए रखने में सहायक है, सी इसका मुख्य उद्देश्य वैयक्तिक हितों की सेवा व सार्वजनिक समस्याओं का समाधान है, तथा डी लोक नीति का उद्देश्य समाज को उनकी बेहतरी के लिए सुगठित करना है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। ऑप्शन में दिया है ए में ए बी सी और डी, बी में है बी सी और डी, सी है ए बी और डी तथा डी है ए बी और सी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी में आएगा ए बी व डी। लोक नीति की सार्थकता के बारे में जो कथन सही है वो पहला कथन है ए लोक नीति सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है, दूसरा कथन है लोक नीति राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने में सहायक है, ये दोनों सत्य हैं। इसके अतिरिक्त सत्य कथन में आएगा लोक नीति का उद्देश्य समाज को उसकी बेहतरी के लिए सुगठित करना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे,
निम्नलिखित में से राष्ट्रीय जल नीति 2012 की मुख्य विशेषताएं कौन सी है? आपको इसमें विशेषताएं दी हैं। ए में है जल विनिमय प्राधिकरण की स्थापना, बी जल पुनर्चक्रण व पुनरुपयोग को प्रोत्साहित करना, सी दिया है जल संसाधन की परियोजनाओं के रख रखाव में सामुदायिक भागीदारी, तथा डी दिया है जल उपयोगकर्ता एसोसिएशन को वैधानिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। आपको विकल्प दिए हैं। विकल्प ए में है ए, बी और सी, बी में है ए, बी, सी और डी, सी में है बी, सी और डी, तथा डी में है ए, बी और डी। दोस्तों इसका सही उत्तर आप सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर है। बी में आ जाएगा ए, बी, सी और डी, यानी कि सभी विकल्प इसके सही हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, राज्यसभा के गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए कथन दिया है राज्यसभा में 238 से अनधिक सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बी राज्यसभा में पुडुचेरी के प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। सी संविधान की 3rd अनुसूची राज्यसभा में राज्यों को सीटों के आवंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी दिया है संविधान की 4th अनुसूची राज्यसभा में राज्यों को सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो आपको इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ए में है ए और बी, बी में है बी और सी में है ए और सी, तथा डी में है ए, बी और डी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आएगा ए, बी और डी। ए, बी और डी के तहत आएगा राज्यसभा में 238 से अनधिक सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब वर्तमान सदस्यों की संख्या बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी में राज्यसभा में पुडुचेरी के प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं, ये भी सही है। और डी में दिया है संविधान की 4th अनुसूची राज्यसभा में राज्यों की सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो ये तीनों विकल्प सही हैं। सी नंबर का विकल्प बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन खोजना है। आपको ऑप्शन दिए हैं। ए उत्तर आधुनिकतावादी ने इस धारणा को चुनौती दी कि ज्ञान शाश्वत है। बी ज्ञान सत्ता से संबद्ध है। सी ज्ञान विश्व में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। और डी कोई भी ज्ञान निष्पक्ष नहीं होता है। तो आपको बताना है उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार कौन सा कथन गलत है। दोस्तों इसका उत्तर इसके उत्तर में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान विश्व में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। यह सत्य नहीं है, यह कथन गलत है। बाकी के तीनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। उत्तर आधुनिकतावादी ने इस धारणा को चुनौती दी कि ज्ञान शाश्वत है, सत्य है। ज्ञान सत्ता से संबद्ध है, यह भी सत्य है। ज्ञान विश्व में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है, ये गलत है। और कोई भी ज्ञान निष्पक्ष नहीं होता, ये सत्य है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकवादी विचारक नहीं है? तो जो उत्तर आधुनिकवादी विचारक नहीं है उसके विषय में बात करना है। ऑप्शन ए में रिचर्ड एशली, ऑप्शन बी है जेनी एडकिंस, ऑप्शन सी है माइकल फुको और ऑप्शन डी है जे बर्टन। इसका सही उत्तर हो जाएगा जे बर्टन। बाकी के रिचर्ड एशली, जेनी एडकिंस और माइकल फुको ये उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित पद में से किसी उत्तर आधुनिकतावादी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। मतलब कौन सा ऐसा पद है जिसे उत्तर आधुनिकतावादी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है? पद दिए हैं। ए में है उत्तर संरचनात्मकतावाद, बी दिया है विसंरचना, सी दिया है आधुनिकतावाद और डी दिया है आत्मपरकतावाद। तो ये चारों में से आपको बताना है कि कौन सा उत्तर आधुनिकतावादी विद्वानों के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आधुनिकतावाद। बाकी के अन्य 3 विकल्पों को स्वीकार किया जाता है, आधुनिकतावाद को स्वीकार नहीं किया जाता है। आधुनिक उत्तरवादी विचारकों का मानना है कि उनके विचार निरपेक्ष हैं, परंतु उत्तर आधुनिकतावादी विचारक ज्ञान को निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष मानते हैं। उनके अनुसार ज्ञान संस्कृति व समाज पर आधारित होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों के अनुसार ज्ञान का कौन सा गुण मौजूद नहीं है? तो आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में है मानकीय या नॉर्मेटिव, बी में है संज्ञानात्मक, सी है राजनीतिक और डी है वस्तुनिष्ठता।
तो आपको बताना है विचारकों के अनुसार ज्ञान का कौन सा गुण मौजूद नहीं है उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों में। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तुनिष्ठता। उत्तर आधुनिकतावादी इस बात पर बल देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण इसके सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में निर्धारित होता है, अतः उनके अनुसार ज्ञान के वस्तुनिष्ठ रूप को स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिसकी आधुनिकतावादी वकालत या समर्थन करते रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं? तो आपको इसमें से बताना है कौन से विचारक उत्तर आधुनिकतावादी हैं। ए, जैक्यूज देरिदा, बी, इमानुअल कांट, सी, एच.जे. लास्की, डी, कार्ल ल्यूस। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैक्यूज देरिदा। ये उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से किसको अधिक प्रेरित किया है? तो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेरणा मिली है वैश्वीकरण से, बताना है। ए, शहरीकरण, बी, परंपरा, सी, ग्रामीण समाज, डी, संकीर्ण संस्कृति। दोस्तों इसका सही उत्तर आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए, शहरीकरण सही उत्तर होगा। वैश्वीकरण ने शहरीकरण को सर्वाधिक रूप से प्रेरित किया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपको गलत कथन खोजना है। राज्य निम्नलिखित में से किसको आकार देने में कमजोर हो गया है? ए, पूंजी का प्रवाह, बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और श्रम, सी, वित्त, और डी है राजस्व संग्रहण। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्व संग्रहण। यानी राज्य निम्नलिखित में से किसको आकार देने में कमजोर हो गया है? या तो उत्तर होगा राजस्व संग्रहण को आकार देने में कमजोर हो गया है। इसके अलावा बाकी के अन्य विकल्प, पूंजी का प्रवाह, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और श्रम और वित्त, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से कहाँ के देशों को लाभ पहुंचाया है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए, यूरोप और अमेरिका, बी, एशिया, सी, अफ्रीका, और डी, लातिन अमेरिका यानी लैटिन अमेरिका। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोप और अमेरिका। वालस्टीन के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में लाभ का स्थानांतरण अर्धपरधी और परधी देशों से कोर देशों की ओर होता है। कोर में अधिकांश देश यूरोप और अमेरिका से संबंधित है, इसलिए वैश्वीकरण के कारण कोर देशों यानी यूरोप और अमेरिका के देशों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से किसकी मांग को बढ़ाया है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए, अहस्तेपवादी राज्य, बी, कल्याणकारी राज्य, सी, सर्वाधिकारवादी राज्य, और डी, समाजवादी राज्य। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहस्तेपवादी राज्य। ओहेम के अनुसार भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण एक सीमा विहीन विश्व की कल्पना है, जिसमें भौगोलिक बाधाएं अप्रासंगिक हो जाती हैं तथा लोगों के मध्य देश काल की भिन्नता समाप्त हो जाती है। वैश्वीकरण ने अहस्तेपवादी राज्यों की मांग को बढ़ाया है। अगला प्रश्न है, कोप का 28वें सम्मेलन के विषय में क्या सही नहीं है? आपको गलत कथन खोजना है। ए है, कोप का 28वां सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में 28 नवंबर को शुरू हुआ, 10 दिसंबर तक संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर बी है, कोप 28 ने ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से उपयुक्त, व्यवस्थित एवं समतामूलक तरीके से दूर जाने और इसके महत्वपूर्ण दशक में कार्रवाई तीव्र करने का आह्वान किया है, ताकि वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य यानी नेट जीरो प्राप्त किया जा सके। फॉसिल फ्यूल यानी कोयला, तेल और गैस के इस्तेमाल धीरे धीरे खत्म करने पर सहमति बन गई। सी है, कॉप 28 में की गई घोषणा का लक्ष्य वर्ष 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना बढ़ाना है। तथा डी है, समझौते के तहत जलवायु संकट पैदा करने वाले अमीर देशों को मिलकर प्रभावित गरीब और मध्यम विकासशील देशों को जुर्माना देना होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है ये आपको खोजना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत है। इसमें जो डेट लिखी है, कोप का 28वां सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका के दुबई में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में 28 नवंबर से शुरू हुआ की जगह होना था 30 नवंबर, और ये संपन्न हुआ था 12 दिसंबर तक। बाकी की जो सारी जानकारी इसमें जो दी है वो सारी जानकारी सही है, यानी ऊर्जा प्रणालियों के जीवाश्म ईंधन से उपयुक्त, व्यवस्थित और क्षमतामूलक तरीके से दूर जाना और इसके महत्वपूर्ण दशकों में कार्रवाई को तीव्र करने का आह्वान किया है।
वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य यानी नेट जीरो प्राप्त करने का लक्ष्य है, जिसके तहत फॉसिल फ्यूल यानी कोयला, तेल, गैस का इस्तेमाल धीरे धीरे खत्म करने पर पहली बार सहमति बनी है। इसके अतिरिक्त COP28 में की गई घोषणा का लक्ष्य वर्ष 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया है। और ऑप्शन नंबर डी, समझौते के तहत जलवायु संकट पैदा करने वाले अमीर देशों को मिलकर प्रभावित गरीब और मध्यम विकासशील देशों को जुर्माना देना होगा। ये बात भी सही है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, COP28 जलवायु और स्वास्थ्य घोषणा पत्र के विषय में सत्य नहीं है। तो COP28 में एक जलवायु और स्वास्थ्य घोषणा पत्र भी डिक्लेयर हुआ था, उसके बारे में क्या गलत है ये आपको बताना है। ए, COP28 जलवायु और स्वास्थ्य घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया और भारत ने शिखर सम्मेलन में आयोजित स्वास्थ्य दिवस में भाग नहीं लिया। ऑप्शन नंबर बी, भारत के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र में कूलिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसों पर रोक लगाना देश के लिए व्यवहारिक या संभव नहीं है, क्योंकि वैक्सीन, दवाओं आदि के लिए कोल्ड स्टोरेज रूम की जरूरत होती है। सी है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। डी है, डिक्लेरेशन में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती और डीकार्बोनाइजेशन का आह्वान किया गया है। इसमें जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसमें से कौन सी बात असत्य है वो आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिक्लेरेशन में ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कटौती और डीकार्बोनाइजेशन का आह्वान किया गया है, ये सत्य है, लेकिन इसमें जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल के बारे में उल्लेख किया गया है, यह कथन बिल्कुल गलत है। इसके अतिरिक्त बाकी के अन्य सभी कथन सही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और भारत ने भी इस पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और स्वास्थ्य दिवस में भाग भी नहीं लिया है। साथ ही भारत के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र में कूलिंग के लिए ग्रीन हाउस गैस पर रोक लगाना देश के लिए व्यवहारिक या संभव नहीं है, क्योंकि वैक्सीन, दवाओं आदि के लिए कोल्ड स्टोरेज रूम जरूरी होता है और स्टोरेज जब लगाते हैं तब ग्रीन हाउस गैस निकलती है, इसलिए इस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो दोस्तों, ये हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों की श्रृंखला के साथ में हम पुनः उपस्थित होंगे। हमारे साथ लगातार बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।